गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमने कई तरह के सॉल्यूशंस की स्टडी की है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर लो आप। जैसे हमारा वाटर है, उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट वाटर बन गया। ठीक है, या फिर हमने वाटर लिया, उसमें लेमन डाल दिया, लेमन वाटर बन गया। ठीक है, या फिर वाटर में इथेनॉल मिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस की बात की है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रॉपरली लिक्विड सॉल्यूशन पे आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन को हम बात कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम किन किन बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इन दो बेसिस पे या फिर अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, इन तीन बेसिस पे हम किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं। बाद में आप ये सीखोगे कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन को भी कैटेगराइज करा है कि किसमें क्या मिलाया जा रहा है, उस बेस पे भी हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात है, मैं बता रही हूँ कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन हमारे क्या होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हम लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में मिलाएंगे तो हमारे पास एक और नया लिक्विड जो जनरेट होगा, उसमें जो भी होगा वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोल्यूशन ऐसे नहीं होते। ठीक है, सोल्यूशन में क्या होता है, अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो तो सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हो, वो एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा जितनी भी तरह से आप सॉलिड को गैस में मिला दो, सॉलिड को लिक्विड में मिला दो, लिक्विड को सॉलिड में मिलाओ, लिक्विड को गैस में मिलाओ, या फिर गैस को सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी चीज में मिलाओ, ये सारी की सारी ही चीजें हम सोल्यूशन में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उनमें से आज हम जिस चीज को डिस्कस करने जाएंगे वो है लिक्विड प्लस लिक्विड। एक बात तो हम ये समझते हैं। अब देखो, हम अलग अलग बेसिस से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन हमें पढ़ना है, कौन सा सोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना, कौन से सोल्यूशन को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरह से। तो देखो, मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें क्या करा है, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, दूसरा मैं एक और सोल्यूशन ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मान लो इसमें मैंने क्या डाल दिया, लेमन डाल दिया, लेमन प्लस सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो हमें पता है ये तो हमारा क्या मस्त शिकंजी बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, सिर्फ सॉल्ट वाटर बना है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, इनका क्या है, कंपोजिशन अलग अलग है। इसमें मैंने अलग चीज डाली है, इसमें मैंने अलग चीज डाल दी, या फिर मैंने मान लो इसमें सिर्फ लेमन डाल दिया, लेमन वाटर बन गया। तो ये दोनों, हम इन दोनों सोल्यूशन को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि मैंने इसमें अलग चीज डाली है, इसमें अलग चीज डाली है। ठीक है, एक बात। अब मैं इससे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो ये वाला मैं स्पेशली लिखा है ये एग्जाम्पल। आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि इन एग्जाम्पल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, ये हमारा ब्रास है, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर हमारा कॉपर, निकेल और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रोंज हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, कंपोजिशन अलग अलग है। अब आप ये कहोगे भाई तीनों में कॉपर डल रहा है हमारा, ठीक है, और तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी और इसकी और इसकी, इन तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिसिमिलर है। इवन आप इसमें देखो, जिंक, दो एलिमेंट सेम है, लेकिन केवल निकेल के आने की वजह से जो ये एलॉय है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तीनों की तीनों, ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर, तीनों का यूज अलग है, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग है, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रीजन भी इनके कंपोजिशन में से थोड़ा भी चेंज आता है तो हमारी वो चीज चेंज हो जाती है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन नहीं है, बट एक एलॉय भी एक टाइप ऑफ सोल्यूशन है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है हमारी चेंज हो जाती है। रीजन भी कि इसमें हमने कंपोजिशन चेंज कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। मान लो मैंने इसमें क्या किया है, इसमें भी सॉल्ट डाला है और इसमें भी सॉल्ट डाला है। दो मेरे पास पानी है, दो ग्लास में पानी है, दोनों में मैंने नमक ही डाला है। इसमें मैंने 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्ट डाल दिया, इनमें मैंने 2 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्ट डाल दिया। तो क्या होगा, मुझे तुरंत पता लग जाएगा कि ये मेरा बिल्कुल अलग है, ये मेरा बिल्कुल अलग है। मैं क्या करूंगी, दोनों सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर लूंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल देखो, ये कितना अच्छा एग्जांपल है, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन। ये वाला एग्जांपल हमारा अभी जियोकेमिस्ट्री के पेपर में PYQ रहा है। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या है, हम ले रहे हैं फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो
अगर हम 1 ppm फ्लोराइड आयन लेते हैं तो ये क्या करता है, जब भी हम टूथ डिके वगैरह कैविटी वगैरह हमें हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो हमें क्या बताता है वो कि हम इसको, वो हमको क्या देता है, ये देता है, ठीक है। इससे हम टूथ डिके से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, ठीक है। लेकिन वही इसकी कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से देखना कितनी है, 1 ppm। अगर इसी की कंसंट्रेशन हमने 1.5 ppm ले ली, ठीक है, फ्लोराइड आयन की, तो ये हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा। इतना पॉइजनस हो जाएगा कि इवन इसको रेड पॉइजन की तरह यूज करते हैं। और इवन इन्फेंट्स में अगर हम इस पॉइजन को देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से, अगर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 ppm से ज़्यादा हो जाती है। तो ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, 1 ppm एंड 1.5 ppm, ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी कि कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है और दूसरे की प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कोई जार, इसमें मैंने डाला सॉल्वेंट, मान लो मैंने इसमें डाला है पानी, ठीक है, और ऊपर से मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक और एग्जांपल ले लो मैं, मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स इस तरह से हो जाएंगे। अब हम एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें क्या है, मेरे पास बहुत सारा सॉल्ट भरा हुआ है, ठीक है, सॉलिड, ये मेरा सॉल्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, पानी की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है, 5 to 6 ड्रॉप्स डाल दिया मैंने पानी, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ पे जो सॉल्ट है मेरा वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और वाटर मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। अब मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पे पानी है हमारे पास, तो ये मेरा सॉल्वेंट है, और सॉल्ट मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। अच्छा, ऐसा क्यों हो, हम ये सोचते हैं कि जो भी हमारा सॉलिड है वो हमारा सॉल्यूट होता होगा, और जो भी हमारा पानी है वो सॉल्वेंट होता होगा। ये दिमाग में हमारे मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जिस चीज़ की अमाउंट, ठीक है, हम इसको अमाउंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, जिसकी अमाउंट ज़्यादा है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट हमारे पास लो है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। तो हमें इसको समझना है। अच्छा, एक और बात, हमारी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये मिलके मेरे को क्या देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ये याद रखना है आपको, हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन देते हैं। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूट जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट एक ही होगा, सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 सॉल्यूट और भी ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, जिसमें हम एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लेंगे। इसका हम पूरा चार्ट अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। इसमें हम क्या करते हैं कि किस चीज़ को हम सॉल्यूट ले रहे हैं, किस चीज़ को सॉल्वेंट ले रहे हैं, उससे क्या सोल्यूशन हमारा बन रहा है, तो ये इस चीज़ को हमें स्टडी करना है, ठीक है। हमारे एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखो, मान लो मैंने 2 वेसल लिए, ठीक है, एक में मैंने इस तरह से वाटर डाल दिया, दूसरे में भी मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है। अब सुनना, क्या होता है कि इसमें जैसे ही मैंने सॉल्ट डाला, सॉल्ट को मैंने मिक्स किया, ठीक है, मैंने इसको पूरा मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो कंपोजिशन मेरा, मान लो मैंने ये बड़ा बिग वेसल लिया है और इसमें मैंने इस तरह से सॉल्ट वाटर बनाया है। अब मैं सॉल्ट वाटर को छोटे छोटे यूटेंसिल में डालना चाहूँगी, मान लो मैं एक एक ग्लास में डालना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा जो सॉल्ट वाटर है अलग अलग ग्लासेस में जाएगा, तो उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, मतलब उसका टेस्ट, उसका कलर, उसकी ऑर्डर जैसी फर्स्ट क्लास में है, सेम टू सेम वैसी ही सेकंड क्लास में रहेगी, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, इवन टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा। कभी ऐसा करा हमने शिकंजी, हम एक जार में बनाते हैं, उसके बाद हम अलग अलग ग्लास में डाल के पीते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं उसका तो ज़्यादा मीठा लग रहा है, उसका ऐसा खट्टा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका कंपोजिशन जो है वो, जो यहाँ पे जो उसका कंपोजिशन है वो यहाँ पे उसका कंपोजिशन है, उसका कंपोजिशन अलग नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन।
अब बात करते हैं इसकी। मान लो ये पानी है मेरा, इसमें मैंने मड डाला थोड़ा सा, ठीक है, मिट्टी डाली है मैंने, तो क्या होगा, ऊपर मेरे थोड़े बहुत पार्टिकल मिट्टी के आएंगे, ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे सारी मड जो है वो ऐसे इस तरह से इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत टर्बिडिटी होगी, नो डाउट, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा मड इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें ये पता लगता है कि जो मतलब कि ये जो है यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ऊपर ऊपर से पानी निकाल दूँ तो मेरा वो पानी फिर भी काफी साफ होगा। उसमें क्या होंगे, थोड़े से मड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़े से मड के पार्टिकल होंगे। लेकिन अगर मैंने दूसरे जार में, जो ये ऑलरेडी जो जार था उसमें मैंने देखा, तो क्या होगा, इस पानी में यहाँ पे बहुत ज्यादा मड होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका कंपोजिशन जो यहाँ है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है, इसका कंपोजिशन दोनों दोनों जगह से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, हमारा कंपोजिशन सेम नहीं होता। जैसे हम इसको एग्जांपल भी दे सकते हैं, मान लो हम कभी कभी लेक्स वगैरह के पास जाते हैं, तो लेक्स वगैरह में क्या होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा मड होती है, तो जितनी भी ऊपर वाला जो वाटर होता है, बहता हुआ जो पानी जिसको हम बोलते हैं, जो फ्रेश वाटर दिखता है हमें, ठीक है, एकदम क्लीन होता है, अगर आप उसको हाथ में लोगे तो काफ़ी क्लीन होगा। और जबकि आप नीचे देखोगे वो गंदा क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसमें नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा टर्बिडिटी, काफ़ी ज़्यादा मड इकट्ठी हो गई है, तो नीचे का वाटर हमारा क्लीन नहीं होता। रीजन बीइंग सारी की सारी जो मड होती है उसका सस्पेंशन हो जाता है नीचे की तरफ, तो वो भी हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट बनाया है पूरे बाइनरी सॉल्यूशंस का, जिसमें हमने क्या करा है, सोल्यूट लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है, सोल्यूशन लिखा है, और इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बाइनरी सॉल्यूशन के। देखो, मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूँ सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, यानी कि मेरा सॉल्यूट भी सॉलिड है और मेरा सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है, इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मेरा क्या होगा, जो बनने वाला सोल्यूशन होगा उसको मैं क्या कहूँगी, एलॉय, ठीक है। एलॉय हमारे कैसे बनते हैं, अभी मैंने बताया था, जैसे कॉपर जिंक का एलॉय बताया था मैंने ना, तो या कॉपर टिन का एलॉय हमने बनाया था, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एलॉय बनते हैं कैसे, जिसमें हम सॉलिड को सॉलिड में ही डाल देते हैं, ठीक है, उससे हमारे एलॉय जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि लिक्विड मेरा सॉल्यूट है और सॉलिड मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे क्या है, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे आपने सुना है CuSO4.5H2 हो गया, ठीक है। इस तरह के जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं, मतलब CuSO4 का एक क्रिस्टल लेते हैं और उसमें हम थोड़ा थोड़ा वाटर डाल देते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है। तो ये हमारा कैसा एग्जांपल हो गया, लिक्विड एंड सॉलिड का। या फिर मेरा जेल है, क्रीम वगैरह जो आती है, या फिर अमलगन, जैसे मरकरी अमलगम हमारा बनता है ना, तो इस तरह की चीजें हमारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं गैस एंड सॉलिड की। तो गैस एंड सॉलिड में हमारे पास क्या है, जैसे कि कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, इस तरह से, और इस पे हम गैस का एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा एग्जांपल होगा गैस एंड सॉलिड, सॉलिड पे, मेटल पे किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। जैसे हमारा लिक्विड, ये सॉल्वेंट तो क्या है, लिक्विड जैसे पानी है और उसमें हमने सॉलिड डाला है, सॉल्ट वाटर, जिनको हम जनरली सॉल्यूशन की कैटेगरी में पढ़ते हैं, ये सारे लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे, ठीक है। फिर बात करते हैं लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे कि अल्कोहल है उसको हमने पानी में मिला दी, ये हमारा हो गया लिक्विड एंड लिक्विड। बात करते हैं गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में क्या है, जैसे हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कौन सी गैस होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, कार्बोनेटेड गैस होती है, उनको हम सॉफ्ट ड्रिंक में डालते हैं। जैसे आप उसको खोलते तो एकदम से गैस बाहर आती है, ठीक है, वो क्या होती है, रीजन भी उसमें हमने गैस इन लिक्विड का वो सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिड इन गैस। देखो, जैसे गैस है, पूरी की पूरी एयर है, उसमें स्मोक इकट्ठा हो जाता है। स्मोक क्या होता है, हमारा जो भी हमारे पास ये धुआं आता है फैक्ट्री वगैरह से, उसमें क्या होता है, कुछ I2 की वेपर्स होती है, I2 हमारा एक सॉलिड होता है, ठीक है, तो उसकी वेपर्स होती हैं, तो वो वेपर जब हमारी इस स्मोक में आ जाती है तो ये हमारा एक एग्जाम्पल बन जाता है सॉलिड इन गैस का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉग का। फॉग में हमारे पास क्या है, लिक्विड इन गैस। हमें पता है जो हमारी क्लीन एयर होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, थोड़े बहुत इसमें पार्टिकल होते हैं डर्ट वगैरह के, और इसके अलावा वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमारी फॉग कहलाती है। तो इसमें क्या है, लिक्विड इन एयर या लिक्विड इन गैस, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास गैस इन गैस का, ठीक है, यानी कि गैस में गैस मिल रहा है, जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि हमारी एयर कहलाती है, इसमें हमारी N2 है,
O2 है, H2 है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी गैसेज है, CO2 वगैरह है ना, काफ़ी सारी गैसेज, CH4, ये सब तो गैसेज है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, गैस इन गैस का। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखो तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी। इसमें हम किसकी बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके अंदर हमें ये कुछ पॉइंट्स को स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम इनको समझेंगे। देखो सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड जो है वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट, और इसमें मैं क्या डाल रही हूं, सॉलिड, और सॉलिड मेरा क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको समझना है, इसको स्टडी करना है। देखो सबसे पहली बात, आप एक चीज देखना कभी भी, जैसे आप पानी है, पानी को लेते हो, उसमें आप जब भी सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, जनरल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। जब हम NaCl को डालते हैं पानी में तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। और वही मैं अगर यहाँ पे बेंजीन लूं, ठीक है, और उसमें मैं अपना सॉल्ट डालूं, NaCl को डालूं, तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। एक बात। अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ, मान लो यही मेरा वाटर है, इसमें मैंने क्या किया है, बेंजीन को डाला है, सॉरी मान लो मैंने इसमें नेफ्थलीन डाली है, ठीक है। तो ये वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगी, और यही मैंने बेंजीन के सॉल्यूशन में नेफ्थलीन डाली तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो रही है और कोई चीज किसी में डिसॉल्व हो रही है। तो ऐसा होने के पीछे हमारे पास रीजन क्या है, तो देखो सुनो ध्यान से। NaCl जो है, यहाँ पे समझो इसको, NaCl जो है वो आयनिक है, इसको हम आयंस में तोड़ सकते हैं, Na+ और Cl- में मैं इसे तोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सिमिलरली मेरा H2O है, H2O भी मेरा H+ और OH- में ब्रेक हो सकता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है कि ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, तो इन दोनों का क्या है, बिहेवियर सेम है। सेम बिहेवियर होने की वजह से ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब हम बात करें बेंजीन की, ठीक है, ये मेरी बेंजीन है। बेंजीन में आपको कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा C6H6 की आयनिक है, ये बिल्कुल भी आयनिक नहीं होती है, ठीक है, नॉट आयनिक, ठीक है। और हम बात करें नेफ्थलीन की या फिर एंथ्रासीन ले लो आप एग्जांपल में, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारे आयनिक नहीं होते हैं। तो आयनिक नहीं होने की वजह से क्या होता है, इस तरह से बनाओ इसको, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी आयनिक नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड नहीं है, इस वजह से ये और ये एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, यानी कि ये इसमें डिसॉल्व होता है। अब अगर मैं इसमें बेंजीन के सॉल्यूशन में जो कि आयनिक नहीं है, इसमें अगर मैं NaCl को डालूं तो ये तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है, बिल्कुल अलग है। इसकी वजह से इससे हम एक कंसेप्ट जनरेट करते हैं जो कि क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जिसका जैसा बिहेवियर है वो खुद के जैसे ही बिहेवियर वाले में डिसॉल्व होना चाहता है, यानी कि जो जैसा है उसे वैसा ही पसंद आता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे कि NaCl अपने जैसे H2O में ही होना चाहता है डिसॉल्व, और बेंजीन अपने जैसे, मतलब कि नेफ्थलीन या एंथ्रासीन अपने जैसे बेंजीन में ही डिसॉल्व होना चाहता है, ठीक है। इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि हम फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही फ्रेंड्स हमें पसंद आते हैं, अगर हम पढ़ने वाले तो हमें पढ़ने वाले बच्चे पसंद आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, देखो सुनो, जब भी हम एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने H2O लिया और H2O के मॉलिक्यूल्स इसमें आए, और आने के बाद इन्होंने NaCl हमने इसमें डाला, NaCl के मॉलिक्यूल्स इसमें हमने जैसे डाले तो ये इसमें क्या हुए, डिसॉल्व हो गए तुरंत, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें कोई क्रिस्टलाइजेशन देखने को नहीं मिला, इवन जो भी क्रिस्टल्स थे NaCl के छोटे क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में वो भी इसमें डिसॉल्व हो गए, ठीक है। वही हम बात करें किसी और चीज की, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इसमें थोड़ी सी रॉक्स डाल दी, ठीक है, रॉक डाल दी मैंने, तो वो क्या हुआ, रॉक के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, अगर इसमें NaCl भी पड़ा है, मान लो मैंने इसमें सॉल्ट वाटर ले रखा है, वाटर ना लेके मैंने मेरा सॉल्वेंट क्या ले लिया, सॉल्ट वाटर ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अब मैं रॉक डालूंगी तो रॉक क्या करेगी, ये NaCl के, इसमें जितने भी NaCl के क्रिस्टल होंगे उनके साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी। कोलाइड करने की वजह से ये दोनों एक साथ नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होंगे, ठीक है।
इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे एक नया ही प्रोसेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई डिसॉल्व नहीं हो रही है कोई चीज़, इनफैक्ट क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कि जो हमने मड डाली या फिर जो हमने रॉक्स डाली वो सारी की सारी क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे रह गई, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे रह गई है, क्रिस्टल बनी है उनको। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि डिसोल्यूशन भी हो सकता है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक बात। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें एक और टर्म मैं ऐड करना चाहूंगी, वो मेरी क्या है? सुपर सैचुरेटेड। हम इन 3 टर्म्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखो, मान लो पहले इसको समझने से पहले हम एक टर्म ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी। मैंने अभी आपको बताई, सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को हम हिंदी वर्ड में बोले तो घुलना होता है इसका मतलब। ठीक है, कि कोई चीज़ किसी चीज़ में कितनी घुल रही है। तो उसको हम कैसे बताते हैं? इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। फिक्स प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन पे कोई चीज, ठीक है, सॉल्यूट का कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, कितने सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं इन सॉल्वेंट, इसको हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में। आप ध्यान से समझना, ये तीनों ही टॉपिक को समझने के लिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक वेसल है मेरा जिसमें मैंने इस तरह से लिया पानी। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें शिकंजी बनानी है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमने डाली चीनी। ठीक है, जैसे ही हमने चीनी डाली, थोड़ी सी शुगर हमने डाल दी। शुगर ऐड करने की वजह से क्या हुआ? हमारे पास ये पूरी की पूरी शुगर इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अब मान लो मैंने 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी है इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ है? 4 टेबल स्पून शुगर डालने के बाद अब मैंने बोला कि मुझे तो और मीठा पीना है, तो मैंने क्या किया? 5वीं टेबल स्पून शुगर डालने की कोशिश करी। तो अगर ये 5वीं टेबल स्पून शुगर इसमें नहीं घुलती है कि नहीं भाई अब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, अब वो शुगर उसमें बिल्कुल नहीं घुल पा रही है, मतलब मैंने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर रखा है, नॉर्मल मान लो मैंने रूम टेम्परेचर ले रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया मान लो। ठीक है, तो क्या हुआ? इसमें और चीज नहीं घुल पा रही है, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी कि भाई ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब ये सैचुरेट हो चुका है। इसकी जितना ज्यादा ये कर सकता था, जितना ज्यादा डिसोल्यूशन ये कर सकता था, वो इसने कर लिया है। अब इसके बाद ये नहीं कर सकता, तो सैचुरेटेड हो गया है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं बहुत सैचुरेट हो गई हूँ, मेरे को और मैं नहीं पढ़ सकती, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये वर्ड है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं, जिसमें अब और ज्यादा कोई भी चीज, हमारा कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो दूसरा मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ जिसमें मैंने मान लो इसमें तो मैंने कितनी डाली? 4 स्पून। ठीक है, अब मान लो इसमें मैंने 1 स्पून ही डाला है और इसकी टेंडेंसी है कि ये 4 स्पून तक डिसॉल्व कर सकता है, तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा मेरा? अनसैचुरेटेड। कि नहीं भाई अभी मैं अपनी सैचुरेट नहीं हुई हूँ, आप अभी 3 टेबल स्पून शुगर और भी डाल सकते हो, तो ये हमारा कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक तो बात होती है जब हमारा टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैसी कंडीशन होती है? जिसमें एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ये क्या हुआ है, इसमें इसका जो जितनी ज्यादा टेंडेंसी, मैक्सिमम टेंडेंसी जो थी डिसोल्यूशन की, उसमें वो डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि हमें इसको और ज्यादा डिसॉल्व करना है, कैसे भी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब वैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते ही है ना, बढ़ाने की वजह से क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होने की वजह से इसमें और ज्यादा घुल सकती है। ठीक है, जो हमारी शुगर है, मान लो अब मैंने इसमें 10 स्पून शुगर डाल दी। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया कि अब टेम्परेचर भी आपने जितना बढ़ा सकते थे, आप 100 डिग्री सेल्सियस पूरा बॉईल कर दिया आपने, तब भी अब इसमें 10 स्पून शुगर से ज्यादा हम नहीं घोल सकते। तो यहाँ पे अब क्या हुआ? ये था मेरा 25 डिग्री पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और ये था मेरा 100 डिग्री पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई अभी है ना, अभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? मैं इसमें 10 की जगह 20 स्पून शुगर डाल दूँ।
ठीक है। तो मेरा क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा घोल बन जाएगा जिसमें कुछ क्रिस्टलाइज फॉर्म भी होगी, लेकिन वो थोड़ा लिक्विड की ही फॉर्म में होगा, जेल टाइप बन जाएगा। जैसे आपने चाशनी देखी है, बिल्कुल वैसा का वैसा वो बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमारी जो टेंडेंसी हो, जितनी टेंडेंसी हो टू डिजॉल्व एनी सॉल्यूशन, डिजॉल्व एनी सॉल्यूट, उससे भी ज़्यादा टेंडेंसी को हम अटेन करने की कोशिश करें, और तब जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको आप याद रखना चाशनी की तरह। ठीक है, ये उनके लिए डायबिटिक पेशेंट जो कम मीठा पीते हैं, और ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, जिनको मीठा पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब हमने ये तो पढ़ दिया कि भाई ये सॉल्युबिलिटी हो गई इसकी। अब हमें ये पता लगाना है, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर की कंडीशन को चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो अब हमें समझना है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में से क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे, तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। इसमें हमें लगता है ली शैटिलियर प्रिंसिपल। ली शैटिलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो कोई भी सॉल्यूट है, इसको हमने सॉल्वेंट में डाला है, ठीक है, और सॉल्वेंट में डालने के बाद हम इससे सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन अगर हमारी सॉल्यूशन की अमाउंट ज्यादा होगी तो रिएक्शन हमारी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। वैसे इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ली शैटिलियर प्रिंसिपल हमको ये कहता है कि अगर हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये कहता है। तो मान लो यहाँ पे अगर मेरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डाली जा रही हूँ उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाई जा रही हूँ, तो मेरी जो रिएक्शन है वो क्या प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की। ये हमारा हो गया ली शैटिलियर प्रिंसिपल कंप्लीट। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि हमने अभी देखा, मैंने अभी बताया कि जैसे ही मैंने जो हमारा शुगर वाटर था उसको मैंने और गर्म किया, बॉईल करना शुरू किया 100 डिग्री तक, मतलब टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, तो क्या हुआ, उसमें और ज़्यादा डिजोल्व होने लग गई जो भी हमारा सॉल्यूट था। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा इसमें क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, देखो अगर कोई भी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक यानी कि उसको रिएक्शन को करवाने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर की जरूरत चाहिए, टेम्परेचर वो लेता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जब हम इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वहीं हम बात करें किसी एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, जो मेरा क्या है, एक्सोथर्मिक है, जो कि क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूं तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हमेशा हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि टेम्परेचर की कंडीशन का सॉल्युबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये अभी भी जियोकेमिस्ट पीवाईक्यू में आया हुआ है, बाद में भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इवन ये तीनों के तीनों पेपर में पीवाईक्यू रहा है ये। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमको समझना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर के बेस पे, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, क्या डाल देता है कि एक्सोथर्मिक के लिए आप बताओ, तो आपको ये याद रखना है, जब हम एंडोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बात हो गई एक और। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, सॉरी अभी का लास्ट पॉइंट है, मतलब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या है, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी प्रेशर घटा लो, लेकिन इसका आपकी सॉल्युबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ गैस ऑन लिक्विड। ठीक है, तो इसके हमें कुछ यूजेस समझना है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि हमें इस टॉपिक के लिए क्या चीज़ें समझनी है। देखो आप एक बात समझो,
कि हमारी जो भी गैसेस हैं वो क्या होती है, लिक्विड्स में सॉल्युबल होती है, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ सिर्फ इस एक कंसेप्ट पे डिपेंड है, क्या कि जो भी गैसेस है हमारी वो लिक्विड में डिजॉल्व होती है। अगर वो डिजॉल्व ही नहीं होती तो हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है, अगर मान लो O2 है, हमें पता है O2 वाटर में डिजॉल्व होती है, ठीक है। जितने भी एक्वेटिक लाइफ है वो कहाँ से रेस्पिरेशन कर रही है, विद द हेल्प ऑफ O2, और वो O2 उस वाटर में डिजॉल्व है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो मराइन सिस्टम है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे इस कंसेप्ट के ही एप्लीकेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी गैसेस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रही होती तो ये हमारे लाइफ को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, कि गैसेस हमारी लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ और एप्लीकेशन की। जैसे समझना, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, इसको हम फूड इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास नीचे इसमें जो भी आपका कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वाटर ही होता है एक्चुअली, ठीक है। उसमें थोड़ा टेस्ट वगैरह डाल देते हैं, कुछ एसेंस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। मेन उसमें क्या होता है, CO2 गैस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। ये गैस डिजॉल्व होती है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं एसिडिटी वगैरह के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह से हम इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ यूजेस, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट समझना है। दो साइंटिस्ट थे, एक का नेम मैंने लिखा है हेनरी और दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे, है ना। तो देखो क्या है, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा था, प्रेशर का इफेक्ट दिया था हमारे पास। जैसे कि मान लो ये हमारा एक बीकर है और ये भी हमारा एक बीकर है, ठीक है। इसमें भी हमारा कुछ सॉल्वेंट भरा हुआ है और यहाँ पे भी हमारा सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है इसमें हमने यहाँ पिस्टन लगाया है इस तरह से। तो क्या हो रहा है, जब हम इसमें कोई भी गैस हम डाल रहे हैं, मान लो इस पर एक गैस है, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें ज्यादा प्रेशर है नहीं, ठीक है। प्रेशर नहीं होने की, आपने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर का देखना कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि पूरा का पूरा एक लॉ हो गया और उस लॉ पे डिपेंडेंट काफी सारे एप्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास इस तरह से मेरी गैस डिजॉल्व थी और यहाँ पे मेरी गैस इस तरह से डिजॉल्व हुई। जैसे ही मेरा प्रेशर कम था, लो प्रेशर की कंडीशन में लेके चल रही हूँ, तो क्या हुआ, मेरी जो गैस थी वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो रही थी, आराम से इस तरह से पूरे के पूरे इसमें घूम रही थी, लिक्विड में, सॉल्वेंट में घूम रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया और पिस्टन को मैं और नीचे लेके आई, इस तरह से और नीचे लेके आई, तो क्या होगा, मेरी सारी की सारी गैस बहुत जल्दी जल्दी डिजॉल्व होने लग जाएगी। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जो था इसको हमें हेनरी ने एक्सप्लेन करके दिया था, ठीक है। फर्दर और उसने जब और एक्सपेरिमेंट किए तो उसने क्या देखा कि अच्छा, जब प्रेशर में इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो उसने इसको किस टर्म्स में डिफाइन किया कि जो हमारी गैस का प्रेशर है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की, ठीक है। इसने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसने एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया KH, उसको इसने हेनरीज कांस्टेंट का नेम दे दिया, ठीक है। इसने ये देखा कि एक ग्राफ इसने लिया, ठीक है। तो जैसे इसने ये देखा कि अलग अलग मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया और यहाँ पे मान लो मैंने प्रेशर ले लिया गैस का, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये लॉ आ गया, इसने लॉ स्टेट कर दिया, हेनरीज लॉ, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप ये बात याद रखना। अब देखो इस पे बेस्ड ना काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें जैम में, जियोकेमिस्ट, बार्क, ठीक है, इन सारे काफी सारे एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। उसमें वो क्या पूछता है कि एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ मोलर मास, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है KH का, ठीक है। इसमें मोस्टली जो टॉपिक लिए जाते हैं हमारे N2 और O2 से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, आपको याद रखना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा KH है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो KH देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो KH इंक्रीज होता है, ठीक है। KH की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इस लॉ पे बेस्ड काफी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हमारी KH की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, KH को कांस्टेंट हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इसको इधर से भी देख सकते हैं, देखो जैसे आप इसको नीचे ले आओगे तो जो हमारा KH है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी वो जिस गैस के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपको फिक्स कर देना है, मान लो मैंने कर दिया 298 केल्विन, ठीक है। इसके लिए मान लो N2 के लिए जो हमारी KH की वैल्यू आ रही है मान लो 338 आ रही है, और इसके लिए मान लो 432 आ रही है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस गैस के लिए हमारी KH की वैल्यू क्या है वो ज्यादा आती है, वो गैस हमारी लेस सॉल्युबल होती है। नहीं, इसको ऐसे याद रखो, इसके लिए 338 आई और इसके लिए 442 आई, ठीक है। तो हमारी जो गैस के लिए जो KH की वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, वो गैस हमारी लेस सॉल्युबल है, तो हमारी N2 लेस सॉल्युबल हो गई O2 से। तो इस तरह से हम इसे बता सकते हैं, ठीक है, एक बात है ना। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम ये टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो ये वैल्यू भी KH की इंक्रीज होगी और ये वैल्यू भी KH की इंक्रीज होगी, क्योंकि KH की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इधर, इफेक्ट ऑफ मोलर मास, ठीक है। मैंने अभी इसका बता दिया रूल, पूरा प्रेशर का रूल समझा दिया, मोलर मास का रूल सुनो। देखो जैसे बात करते हैं N2 और O2 की, ठीक है। तो N2 और O2 में हमें पता है इसका मोलर मास जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है, ठीक है। तो यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, आपको पता लगेगा कि जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, O2 की, वो कितनी है, ट्वाइस है किसके, N2 की सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो हमें इससे पता लगता है कि जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो देखो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे क्या समझाता है, टेम्परेचर में हमारे पास ये है कि जैसे जैसे हम कोई भी गैस है इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी गैस जो है इसमें से लिक्विड में से बाहर निकलने लगेगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, ठंडा रखोगे इसको, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इससे हम ना एक और कंसेप्ट समझ सकते हैं। आपने ये देखा होगा जो भी मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्डर वाटर में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। इसका रीजन क्या है कि कोल्डर वाटर में जहाँ पे बर्फ जमी होती है वहां पे जो पानी है उसमें जो हमारा गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वही गर्म पानी होगा अगर, तो वहां पे से सारी ऑक्सीजन उड़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी लाइफ में सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, वो रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोल्डर रीजन में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हॉटर रीजन, ठीक है। इस वजह से हमारी क्या होती है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। जबकि प्रीवियस केस जो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ ओके सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, मतलब सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड को जब हम लिक्विड में डाल रहे थे उसमें एक केस इन्वर्स होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। तो क्वेश्चन क्या है, घूम फिर के इन्हीं कंसेप्ट से आते हैं, लेकिन हमें समझना है कि किस कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखो अब एक बात और समझनी है, इसमें क्या करते हैं हम, एक बात याद रखना, जब भी हम किसी भी गैस को, ठीक है, जैसे मैं कोई भी गैस ले रही हूँ उसको मैं डिजोल्व कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो क्या होता है इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ हीट जो है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कभी भी हम किसी गैस को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, उसका जो हमारा सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर जो है वो राइजन अप हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हमें समझने वाली थी, ठीक है। अब एक बात समझो आप, हम अभी सिर्फ एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की जो हमने बात करी हेनरीज लॉ की, उसमें बेस में कुछ एप्लीकेशन समझेंगे हम, ठीक है। क्या होता है कि हमारे दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जिनको हमें इस टॉपिक से, मतलब दो तरह की प्रॉब्लम्स हमको हो रही थी, ठीक है। और इस टॉपिक की वजह से जो हेनरी ने क्या करा था, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताया था, इसकी वजह से हमें उन दोनों ही प्रॉब्लम्स को समझ में आया कि अच्छा ये चीज क्यों हो रही है और उनका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम थी हमारी एनेक्सिया और दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी बैंड्स, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही थी। देखो हमारे पास क्या है, दो कंडीशन जनरेट होती है, एक होती है एनेक्सिया की और एक होती है बैंड्स की। ये हमारी होती है हाई एल्टीट्यूड पे और ये होती है हमारी लो एल्टीट्यूड पे, ठीक है। ये किनके साथ होती है, स्कूबा ड्राइवर के साथ, ठीक है। और ये हमारी किसके साथ होती है,
माउंटेन क्लाइंबर के साथ, ठीक है। अब दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस काफी सारे एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ओके पहले इसकी बात करते हैं माउंटेन क्लाइंबर की, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, गैसेस जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने की वजह से उनके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, लाइक वो ढंग से सांस नहीं ले पाते, ऐसे लंबी लंबी सांसें भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो भी एकदम से कम हो जाती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट भी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उनमें होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये मेन ना, जैसे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें तो उस चीज़ की आदत होती है, लेकिन जो लोग वहाँ नहीं रह रहे, कभी कभी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, तो उनको एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाती है। प्रेशर कम होने की वजह से उनको वॉमिट की प्रॉब्लम या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इस केस को हम बोलते हैं एनेक्सिया, ठीक है। तो ये हमें पता लगा कि अच्छा कि प्रेशर वहां गैस का कम हो रहा है, मतलब कि जो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हमारे गैस का प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, ये देखने को मिल रही थी, तो इसको हमें किसने समझाया, हेनरी ने समझाया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर्स है उनको जो गैसेज, जो उनको बैग्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो वो किसके दिए जाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम उनमें इस तरह का एनवायरमेंट, मतलब इस तरह की गैसेस का कंपोजिशन डाल के देते हैं कि वो उस एनवायरमेंट पे भी ब्रीथ कर सके, नेचुरल एनवायरमेंट की तरह ही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम होती है बैंड्स की। ये किसमें होती है, लो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, मैंने बताया था कि प्रेशर जो होता है, बहुत ज्यादा गैसेस जो होती है डिसॉल्व होती है, तो हमारा गैस का प्रेशर ना बहुत ज्यादा हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो जो हमारे स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जब ऐसे इसके लिए जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, लो एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पास जब ये नीचे चले गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो एल्टीट्यूड पे चले गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस जब ये हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, गैस का प्रेशर अपने आप नॉर्मलाइज होना शुरू होता है, मतलब धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे प्रेशर एटीएम, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना आ गया। तो क्या होता है, एकदम से जब प्रेशर होता है ना, तो क्या होता है, जब ये इस सरफेस पे आता है, वाटर की सरफेस पे, तो क्या होता है कि बबल्स निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये बबल्स किसके होते हैं, नाइट्रोजन के बबल होते हैं। तो नाइट्रोजन के बबल निकलना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन होता है, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो कैपिलरीज होती है उसमें से भी एकदम से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कंसंट्रेशन को एकदम से बढ़ने की वजह से एक प्रॉब्लम, एक मेडिकल प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बेंस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, डेथ भी हो सकती है ना, इट में कॉज लीड टू डेथ, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि एक कंडीशन होती है हमारी एनर्जिया की और एक कंडीशन होती है हमारी बेंड्स की, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है, ये हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से होती है, लो एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से होती है। इसमें बेस काफी क्वेश्चन हमसे पूछ जाते हैं, तो आई होप अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।